ठीक है। जैसे मान लो कोई भी हम लोग इक्वेशन लिखते हैं फिजिक्स में, सपोज एग्जांपल के लिए जैसे क्लास 9th में पढ़े हैं बेसिक इक्वेशन, एक एफ इक्वल टू एम ए। ठीक है, एक बेसिक से इक्वेशन पढ़े क्लास 9th में सब लोग, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। या मान लीजिए ये पढ़े होंगे कि एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, है ना, डिस्टेंस का। या फिर v इक्वल टू यू प्लस एटी। ये सब सिंपल सिंपल इक्वेशंस क्लास 9 में पढ़े होंगे। इसके अलावा बहुत कुछ पढ़े होंगे वर्क डन का, w इक्वल टू एफ डॉट एस। तो ये सभी जितना भी इक्वेशंस दिख रहा है फिजिक्स में, तो हम लोग कोई भी रैंडमली कुछ इक्वेशन नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये सभी जो इक्वेशंस लिखे, या फिर मान लो एक टाइम पीरियड होता है, इसको पढ़ोगे एसएचएम चैप्टर पे क्लास 11th पे, या सुने भी होंगे, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये होता है 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी। तो ये जो भी इक्वेशंस यहाँ पे लिखे हैं स्क्रीन पे, ठीक, ये सबको कोई रैंडमली नहीं लिखे हैं। इन सब के पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि सारा इक्वेशन डायमेंशन वाइज करेक्ट है, यानी कि इसका जो एलएचएस का डायमेंशन है लेफ्ट हैंड साइड का, और जो राइट हैंड साइड का डायमेंशन है, वो दोनों इक्वल है। मतलब ये इक्वल है। यदि मान लो इसका डायमेंशन या यूनिट इक्वल नहीं रहेगा, तो हम लोग फिजिक्स में किसी भी इक्वेशंस को नहीं लिख पाएंगे। हम लोग फिजिक्स में किसी भी इक्वेशन को नहीं लिख पाएंगे, और इक्वेशन वैलिड नहीं रहेगा। उसको हम लोग इनवैलिड इक्वेशंस बोलेंगे या गलत इक्वेशन बोलेंगे। जैसे मान लो तुम फोर्स का यूनिट लिखते हो कि न्यूटन होता है ना। फोर्स का यूनिट क्या लिखते हो? न्यूटन होता है। ऐसा यूनिट फोर्स का लिखते हो, न्यूटन होता है। इसके यूनिट को लिखते हैं हम लोग न्यूटन। ठीक, फोर्स के यूनिट्स को। तो न्यूटन का मतलब अगर हम लोग 1 न्यूटन लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या है? 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि फोर्स का जो यूनिट न्यूटन है, ये इक्वल होगा 1 kg ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, क्योंकि एम ए है। तो ये दो बेसिकली दिस यूनिट आर सेम। अच्छा, फिर अगर हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, एस मतलब होता है डिस्टेंस। एस यहाँ पे डिस्टेंस होता है, क्लास 9th में हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, एस मतलब डिस्टेंस होता है, तो इसका यूनिट मीटर होगा। इधर का जितना भी यूनिट्स है, सबका मतलब सभी का जो यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये भी एक मीटर का ही या फिर एक लेंथ का ही डायमेंशन देना चाहिए, क्योंकि हम लोग सेम यूनिट को ही जोड़ सकते हैं। अगर 2 मीटर है तो 2 मीटर को जोड़ पाएंगे, 2 kg है तो 2 kg को जोड़ पाएंगे। ठीक है, सेम क्वांटिटी को जोड़ते हैं। मल्टीप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट क्वांटिटीज को, जैसे यहाँ देखो डिफरेंट क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किए, केजी मीटर इस तरह। बट जब ऐड करते हैं, ये तो बचपन से क्लास 9 10 सब में पता है कि हम लोग सेम क्वांटिटी को ही जोड़ते हैं। तो इस इक्वेशन जो दिख रहा है हम लोग को यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो इक्वेशन दिख रहा है हम लोग को, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये जो इक्वेशन दिख रहा है, ठीक है, इस इक्वेशंस पे हम लोग का जो ये वाला साइड है, यानी कि हम लोग एलएचएस और आरएचएस ये सेम होना चाहिए, तभी इसको लिखे हैं। तो इसके लिए हम लोग इस इक्वेशंस का डायमेंशन चेक करना होगा। डायमेंशन चेक करना होगा, ठीक है। अब डायमेंशन कैसे चेक करेंगे? मतलब देखो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का मतलब होता है क्या? यूनिट मीटर होता है। और ये लेंथ का डायमेंशन है, मतलब ये कहीं ना कहीं से लेंथ बताएगा। मीटर, सेंटीमीटर, ये सभी लेंथ बताता है। तो लेंथ को अगर हम लोग कैपिटल एल ऐसा लिखते हैं, ठीक, तो इधर भी हम लोग का डायमेंशन क्या है? वो लेंथ का ही आना चाहिए। ठीक है, इसमें डिटेल्स में और बात करेंगे, अभी बस थोड़ा सा समझो इसको क्या बता रहे हैं। आरएचएस में भी लेंथ का ही डायमेंशन आना चाहिए। तो देखो चेक करते लेंथ का आ रहा है कि नहीं। तो डायमेंशन देखो लेंथ का आ रहा है कि नहीं, चेक करते हैं। सपोज हम लोग u लिखें, तो u का मतलब क्या? मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। और टाइम का क्या होता है? टाइम का सेकेंड। इस यूटी को लिख दिए मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, प्लस हाफ, हाफ को छोड़ दो, वो तो कांस्टेंट है। ए का क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टाइम का फिर से क्या? देखो सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ देखो पर सेकेंड सेकेंड कैंसिल आउट हो गया, और सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। देखो मीटर प्लस मीटर, यानी कि ये डायमेंशन मीटर का ही है, यानी इधर भी लेंथ का ही डायमेंशन है। इसका मतलब बोथ द इक्वेशंस आर करेक्ट। मतलब एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर जो लिखे हैं, इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या हो रहा है? सेम हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि जो गिवन इक्वेशन है वो वैलिड है। दिया हुआ जो इक्वेशन है वो वैलिड है। यहाँ पे समझ में आ रहा है? तो हम लोग यहाँ पे यूनिट और डायमेंशन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सब ये थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट बताए। तो हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं कि बेसिकली यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट का टाइप्स क्या होता है, और हम लोग एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट,
बहुत सारे यूनिट के बारे में पढ़ते हैं, वो सब थोड़ा देखेंगे। फिर हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना सीखेंगे कि किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे और डायमेंशन का क्या एप्लीकेशन है, ये सब पार्ट भी हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। तो लेक्चर पे बने रहो और हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कहीं भी डाउट होगा तो पूछना, आराम से पूछ सकते हो कहीं पे भी डाउट होगा तो। ठीक है, देखो स्क्रीन पे हम कुछ यहाँ पे थियोटिकल पार्ट जिसको हम पेस्ट कर दे रहे हैं, इसको हम समझा देंगे कि क्या क्या यहाँ पे बता रहे हैं थियोटिकल पार्ट में। ठीक, थोड़ा ध्यान देना, एक सेकंड रुको स्क्रीन पे। हाँ, चलो यहाँ पे इसको एक स्क्रीन पे देखो, ये दिख रहा होगा, यूनिट एंड डायमेंशंस एंड मेजरमेंट। ये थियोटिकल मतलब जो डेफिनेशन वाला पार्ट्स है, या इसको हम समझा दे रहे एक बार, ठीक है। इसको नोट डाउन कर सकते हो कॉपी में, या फिर तुम पीडीएफ मिलेगा तो उससे भी देख सकते हो, या तुम्हारे पैकेज में भी है, ये पैकेज से ही लिया गया है, ठीक। तो ये सब बेसिक्स जो डेफिनेशन पार्ट है वो सब है, देखो मतलब क्या होता है। तो ये सब लिखा नहीं रहे हैं, ये सब यहीं बता दे रहे, लिखा हुआ है ही, कॉपी में तुम नोट नोट डाउन कर सकते हो कॉपी में भी, ठीक, या तो फिर तुम इसका पीडीएफ भी देख सकते हो, ये नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और जो पॉइंट्स बताएंगे वो पॉइंट्स को लिखते रहना है, ठीक है। देखो सर डायमेंशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डायमेंशन को डिफाइन करना बताएंगे। डायमेंशन को डिफाइन करते हैं हम लोग, जैसे मान लो कि मास है तो उसका डायमेंशन m लिखेंगे, ठीक है। फिर लेंथ है तो उसका डायमेंशन हम लोग l लिखेंगे, टाइम है तो t लिखेंगे। बेसिकली डायमेंशनल जो डिफाइन करेंगे हम लोग, वो एक फंडामेंटल जो एसआई यूनिट होता है उसके टर्म में लिखते हैं, एमएलटी के फॉर्म में, ठीक। एक एक करके बताएंगे डायमेंशन क्या होता है। समझ में आ गया? अभी बेसिक्स बात जो है सब बता रहे हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक सेकंड रुको, इसको हटा देते हैं, ये सब बस इंट्रोडक्शन पार्ट दिए थे। एक सेकंड, इसको हटा दे रहे, रुको। ठीक है, ठीक है, चलो यहीं से देखते हैं, इसको टाइम लग जाएगा। देखो यहाँ पे सबको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो इसमें हम लोग एरर भी पढ़ेंगे लास्ट में, एरर भी, एरर एकदम लास्ट में टॉपिक है। देखो हम लोग सभी क्वांटिटी को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। जो भी फिजिक्स में क्वांटिटी को डिफाइन किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं, जो कि फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब करे, उस तरह क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी इसका मतलब क्या है कि कोई भी क्वांटिटी, फिजिक्स में कोई भी क्वांटिटी जो तुम्हारा क्या होगा कि फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब करेगा, जैसे मान लो फोर्स को बता रहा, डिफाइन कर रहा है, या वर्क को डिफाइन कर रहा है, इस तरह का कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि तुम्हारा हो गया फोर्स, मोमेंटम, ठीक है, या फिर वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, कोई भी क्वांटिटी, वर्क, जो कि फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब करे, इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को डिफरेंट डिफरेंट टाइप से डिवाइड करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है डायरेक्शनल के हिसाब से, हम लोग एक होता है कि डायरेक्शन के हिसाब से डिफाइन करते हैं, और दूसरा होता है हम लोग उसको डिपेंडेंसी के हिसाब से डिफाइन करते हैं, ठीक। क्या क्या बोले अभी तक कि देखो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग किसको बोलेंगे, कोई फिजिकल क्वांटिटी, ऐसा कोई क्वांटिटी जो कि लॉ ऑफ फिजिक्स को डिस्क्राइब करे। तो डायरेक्शन के हिसाब से दो क्वांटिटी होगा, एक होगा स्केलर क्वांटिटी जिसके बारे में लोग पढ़ चुके हैं, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब सभी को तुम लोगों को पता है कि स्केलर का मतलब इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा, कोई डायरेक्शन नहीं रहेगा। जैसे कोई भी डेंसिटी, वॉल्यूम, टाइम, ठीक है, डिस्टेंस, दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ स्केलर, जो कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, ठीक है। दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी के बारे में डिटेल्स में हम लोग देखे अभी प्रीवियस क्लासेस में, कि वेक्टर का हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ एडिशन करना सीखे, सब्ट्रैक्शन करना सीखे, मल्टीप्लाई करना सीखे, कंपोनेंट्स देखे। तो वेक्टर जो वेक्टर लॉ को ओबे करे, वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को ओबे करे, उस तरह क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। उस तरह क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोल रहे हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर दिए कि ऐसा कोई क्वांटिटी विच कैन बी मेजरेबल, जो कि फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब कर पाए, और इसको हम लोग फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर दिए डायरेक्शन के हिसाब से। तो बेस्ड ऑन द डायरेक्शन, पहले तो हम लोग डायरेक्शन के हिसाब से यहाँ पे डिफाइंड किए डायरेक्शन के हिसाब से, और एक हम लोग डिपेंडेंसी के हिसाब से देखेंगे, एक हम लोग डिपेंडेंसी के हिसाब से देखेंगे। डायरेक्शन के हिसाब से दो यहाँ पे क्वांटिटी होता है, एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, और एक वेक्टर क्वांटिटी, सभी को पता है ये। और डिपेंडेंसी के बारे में बता रहे हैं आगे, ठीक है। देखो तो वेक्टर क्वांटिटी मतलब तुम लोग समझते हो कि जो वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करो वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, इसके बाद डिपेंडेंसी।
देखो डिपेंडेंसी का क्या मतलब है, यानी ऐसा कोई क्वांटिटी जिसको हम लोग क्या करें, जो किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे। ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए या जिसको स्पेसिफाई करने के लिए वो किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे। डू नॉट डिपेंड ऑन द अदर क्वांटिटी। फिर से समझो, ऐसा क्वांटिटी जो खुद डिफाइंड होने के लिए किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे, उसको बोलते हैं फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी। जैसे मान लो लेंथ है, तो लेंथ को हम लोग सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। लेंथ किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। लेंथ को हम किसी क्वांटिटी का प्रोडक्ट नहीं लिख रहे हैं, या तो किसी क्वांटिटी को हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके लेंथ को नहीं दिखा रहे हैं। लेंथ एक फंडामेंटल या फिर बेस क्वांटिटी है, ठीक है। उसके बाद मास, मास भी क्या है, मास भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। फिर टाइम, टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। चार्ज, तो इस तरह का जो भी क्वांटिटीज है, दीज आर बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटीज। लेंथ, मास, टाइम, ठीक है। हम लोग बात करेंगे 7 फंडामेंटल क्वांटिटी का। इसको हम लोग बेस क्वांटिटी या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। तो डिपेंडेंसी में पहला क्या देख लिए, एक होता है कि फंडामेंटल क्वांटिटी, डिपेंडेंसी के हिसाब से पहला क्या होगा, फंडामेंटल, और दूसरा होता है डिराइव्ड। अब देखो ये डिराइव्ड वाले तुम बात से समझ रहे हो, ठीक है, कि डिराइव्ड का मतलब क्या है। यानी कि इसको हम लोग डिफाइन करने के लिए, डिराइव क्वांटिटी को डिफाइन होने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, ये किसी दूसरे फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। मतलब इट डिपेंड्स ऑन द अनदर फंडामेंटल क्वांटिटी फॉर इट्स स्पेसिफिकेशन। इस अपने स्पेसिफिकेशन के लिए किसी दूसरे फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। इस तरह के क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं डिराइव क्वांटिटी। इस तरह के क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं डिराइव क्वांटिटी, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि स्पीड, तो देखो जब स्पीड लिख रहे हैं तो स्पीड का मतलब क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। जब स्पीड लिख रहे हैं तो इसका मतलब होता है डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो देखो डिस्टेंस एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। डिस्टेंस मतलब लेंथ हो गया, दोनों एक फंडामेंटल है। तो स्पीड कहीं ना कहीं से किस पे डिपेंड कर रहा है, दो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है। या फिर सिंपली तुम अगर वॉल्यूम लिखते हो, सिंपली अगर तुम एक वॉल्यूम लिखते हो, तो वॉल्यूम जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, लेंथ का क्यूब। वॉल्यूम का मतलब होता है लेंथ का क्यूब करेंगे तो वॉल्यूम मिलेगा, L into L into L। तो ये भी एक क्या हो गया, एक डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया। या मान लो तुम सिंपली एक्सीलरेशन लिखते हो, यहाँ से एक्सीलरेशन लिखते हो, तो ए इक्वल टू क्या लिखोगे, F/m, ठीक है। तो ये भी डिपेंड कर रहा है क्वांटिटीज पे, मास हो गया एक फंडामेंटल। तो इसी तरह प्रेशर हो गया, ठीक है, मोमेंटम हो गया, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करे इज कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। तो यहाँ तक पूरा बात क्लियर हो गया होगा। इन शॉर्ट हम फिर एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी मतलब जो लॉ ऑफ फिजिक्स को डिस्क्राइब कर पाए और जिसको हम लोग डिफरेंट टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट उसको हम लोग उसके डायरेक्शन के हिसाब से देख रहे हैं। डायरेक्शन के हिसाब से दो वे है डिफाइन करने का या डिवाइड करने का, एक स्केलर एक वेक्टर, ठीक, सबको पता है। और दूसरा डिपेंडेंसी के हिसाब से, एक फंडामेंटल या बेस और दूसरा डिराइव्ड। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया गया, देखो यहाँ पे देखो स्क्रीन पे एग्जांपल दिख रहा होगा कि क्लासीफाई द क्वांटिटीज डिस्प्लेसमेंट, मास, फोर्स, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये पढ़ोगे क्लास 11th में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशन मोशन में, इसको आई से डिनोट करते हैं, ठीक है, ऐसे वेक्टर होता है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। प्रेशर, ठीक, एंड वर्क अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। कि ऑप्शन क्या है, बेस और स्केलर क्या क्या है इसमें से। मतलब क्वेश्चन में तुमको दिया गया कि बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे डिस्प्लेसमेंट है, मास है, फोर्स है, टाइम है, ठीक है। उसमें आपको ये देखना है कि कौन सा क्वांटिटी स्केलर होगा प्लस बेस होगा, या फिर कौन सा क्वांटिटी बेस भी है वेक्टर भी है, कौन सा क्वांटिटी डिराइव्ड भी है स्केलर भी है, और कौन सा क्वांटिटी डिराइव्ड और वेक्टर है। तो बताइए माइक ऑन करके। यहाँ खैर आंसर तो वैसे सोच के बताइए, आंसर तो दिख ही रहा है, बट तब भी समझ में आएगा तो बताओ कोई भी, माइक ऑन करके बोलो क्या क्या हो जाएगा, बताओ कोई भी, एनीवन बोलो कौन कौन सा होगा इसमें से। जैसे मान लो तुमको बोल रहे कि क्लासीफाई द क्वांटिटी, मास, फोर्स, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रेशर और वर्क। इसमें ये बताओ कि बेस और स्केलर का क्या क्या होगा। सर मास। मास हो जाएगा बेस स्केलर, और सर टाइम। टाइम। ऐसा तो दिख रहा है यहाँ पे, बट तुम तब भी पूछ रहे हैं। देखो मास बेस हो जाएगा ऑब्वियसली, और मास स्केलर भी है।
क्योंकि मास स्केलर है और बेस भी क्वांटिटी और टाइम भी स्केलर और बेस है, किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। फिर जब ले रहे बेस और वेक्टर तो कोई क्या हो जाएगा, बेस और वेक्टर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी भी है और साथ में डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, लेंथ का मैग्नीट्यूड है जो कि बेस होता है। फिर डिराइव्ड स्केलर क्या क्या हो जाएगा, देखो डिराइव्ड में स्पीड हो जाएगा क्योंकि स्पीड डिराइव्ड क्वांटिटी है, प्रेशर डिराइव्ड क्वांटिटी है, वर्क होता है स्केलर प्रोडक्ट, ये स्केलर क्वांटिटी है, बट दीज ऑल आर डिराइव्ड, प्रेशर इज ऑल्सो स्केलर, ठीक है, इट इज डिराइव्ड एज वेल एज स्केलर। और डिराइव्ड वेक्टर में क्या होगा, फोर्स हो जाएगा, वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सीलरेशन वेक्टर है। तो इस तरह हम लोग इसको जस्ट क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। फटाफट देखो सुनो, ये सब थियोरेटिकल चीज है, हम जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर हम लोग सवाल ववाल बनाएंगे, डायमेंशन का मेनली वहां से शुरू होगा ये चैप्टर, डायमेंशन एरर, वो सब मजा आएगा और उसका सवाल बनाने में। तो देखो यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, जैसे फिजिकल क्वांटिटी का एक सर्टेन यूनिट होना चाहिए जिसको हम लोग उसको जिससे हम लोग उस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर पाएंगे। जैसे मान लो तुमसे पूछे कि तुम मान लो दुकान गए हो कुछ सामान लेने, और तुमको मान लो चीनी खरीदना है, शुगर खरीदना है, तो तुम बोलोगे शुगर दीजिए, तो तुमसे पूछे कितना शुगर दे, तुम उसको 100 ग्राम बोलोगे या 1 kg बोलोगे या 100 kg बोलोगे, कुछ भी बोलोगे, या 50 kg बोलोगे, जितना चाहिए उतना तो नहीं लोगे, बट 5 kg 6 kg जो भी लोगे, तो एक सर्टेन अमाउंट बताओगे। सिर्फ शुगर बोलोगे, ऐसे बोलोगे शुगर नॉर्थ के डायरेक्शन पे, तो उसको कुछ समझ नहीं आएगा दुकानदार को, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक यूनिट को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। या फिर हम बोलेंगे कि मान लो कि ट्रेवल कर रहे हैं कहीं से कहीं तक, अपने घर से लेके इंस्टीट्यूट तक, स्कूल तक ट्रेवल कर रहे हैं, तो एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल किए, हो सकता है तुम उसको किलोमीटर में बताओगे या मीटर पे बताओगे, और बहुत कैलकुलेशन करने का मन है तो सेंटीमीटर में बता दोगे, ठीक है। तो इस तरह तुम एक यूनिट को बताओगे, अदरवाइज विदाउट यूनिट, यूनिट इतना इंपॉर्टेंट है कि विदाउट फिजिकल यूनिट हम लोग किसी भी फिजिक्स क्वांटिटी को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। और अगर आंसर लिख देंगे या डिफाइन कर देंगे तो गलत हो जाएगा, मतलब लिख देंगे फोर्स इक्वल 10 ऐसे लिख देंगे, तो ये मीनिंगलेस सेंटेंस, ये मीनिंगलेस है इसका आंसर। एफ इक्वल 10 लिख दिया तो ये गलत आंसर है। तो तुमको ये बताना पड़ेगा कि 10 न्यूटन है कि 10 डाइन है, यानी कि सीजीएस में डाइन, एसआई में न्यूटन, फिर बताना पड़ेगा, तभी तुम्हारा जो है ये डेफिनेशन कंप्लीट हुआ फोर्स का, ठीक। तो बात सब समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यूनिट को डिफाइन करते हैं फंडामेंटल और बेस यूनिट में, और डिराइव्ड यूनिट में तो पता होगा। तो फंडामेंटल में ऐसा यूनिट क्या लेते हैं, जैसे कि डिस्टेंस का लेंगे मीटर, ठीक है, फिर मास का लेंगे हम लोग केजी, इस तरह टाइम का सेकेंड, और जिस तरह डिराइव्ड यूनिट पे कोई यूनिट ले रहे हैं जैसे न्यूटन, फोर्स का न्यूटन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज, उसके बाद मान लो कि मोमेंटम का केजी, मीटर पर सेकेंड, इस तरह, ठीक है, या फिर प्रेशर का पास्कल, इस तरह हम लोग डिराइव्ड यूनिट ले रहे हैं। समझ में आ गया। तो आप लोग सर यूनिट से डिफाइन टेम्परेचर करेंगे। भी बेस यूनिट है। टेम्परेचर भी बेस यूनिट है, यस, टेम्परेचर ऑल्सो बेस यूनिट, ठीक है, केल्विन उसको लेते हैं हम लोग। इट इज ऑल्सो फंडामेंटल, उस पर आएंगे हम लोग, अभी 7 फंडामेंटल पढ़ेंगे। मोल हो गया, केमिस्ट्री में जो पढ़ते हो मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इट इज ऑल्सो बेस यूनिट। फिर है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, इट इज ऑल्सो बेस यूनिट। टेम्परेचर इज द बेस यूनिट, करंट इज द बेस यूनिट, एम्पियर। सो दिस ऑल आर बेस यूनिट्स बेसिकली। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि 7 बेस यूनिट क्या क्या होगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पे देखो स्क्रीन पे सिस्टम ऑफ यूनिट को बहुत तरीके से डिफाइन किया गया। पहले होता था ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, इसको हम लोग एफपीएस बोलते हैं। एफ का मतलब फुट होता है, फुट। अभी भी ब्रिटिश में बहुत चीज को फुट या फीट से मेजर करते हैं, फुट। जैसे केक खरीदते हो दुकान में तो बोलते हैं पाउंड, पाउंड बोलते हो ना, केजी तो नहीं बोलते हो कि 2 kg केक दीजिए, बोलते हो 1 kg, 1 पाउंड या 2 पाउंड ऐसे बोलते हो, तो पाउंड, ठीक है, फुट पाउंड। और सेकेंड, इसका मतलब है एफपीएस, फुट पाउंड सेकेंड। तो ये ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम है, ये बहुत पहले यूज होता था। अभी भी अगर कोई ऑथर का बुक पढ़ोगे, रेस्नी खालिडे वगैरह पढ़ोगे, तो उसमें ज्यादातर यूनिट ही इसी में यूज किया गया, फुट में, पाउंड में, ठीक है, इस सब में यूज किया गया। तो तो क्या आप लोग बोल रहे हैं यहाँ पे, फुट पाउंड सिस्टम। तो इन दिस सिस्टम लेंथ, मास एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। इस सिस्टम पे भी लेंथ, मास और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी लिया गया, और इसका बेस यूनिट क्या है, फुट है, एफटी लिखते हैं इसको। पाउंड के लिए हम लोग ये आईबी का साइन दिया, एलबी, ठीक है, और सेकंड के लिए यहाँ पे हम लोग एस लेते हैं, तो इसको बोलते हैं फुट पाउंड सेकंड, एफपीएस सिस्टम, ठीक। उसके बाद है सीजीएस। सीजीएस इज आल्सो कॉल्ड गॉसियन सिस्टम, स्क्रीन पे सभी को दिख रहा होगा बी में सीजीएस, ये एक साइंटिस्ट का नाम है गॉस, ठीक है। तो गॉसियन सिस्टम है यहाँ पे, गॉसियन सिस्टम या सीजीएस।
सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम और एस का मतलब सेकेंड। तो इस पे सारे फंडामेंटल क्वांटिटी, सारा मतलब तीन ही लेना है, लेंथ, मास और टाइम को हम लोग सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड में मेजर करते हैं। ठीक है, सेकेंड में लेते हैं। डिस्टेंस को लेंगे सेंटीमीटर पे, और मास को लेंगे ग्राम पे, और टाइम को लेंगे सेकेंड पे। फिर आता है एमकेएस सिस्टम। यह है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस का मतलब क्या होता है? एमकेएस का मतलब है मीटर किलोग्राम सेकेंड। इसमें हम लोग डिस्टेंस को मीटर पे लेते हैं। ठीक है, डिस्टेंस को मीटर पे लेते हैं, और तुम्हारा जो ये है किलोग्राम, केजी मास, उसको किलोग्राम पे लेते हैं, और टाइम को सेकेंड पे लेते हैं। तो इसलिए बोलते हैं हम लोग उसको एमकेएस, मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड। इसके बाद जो है, जो हम लोग अडॉप्ट किए हैं, जिसको हम लोग अभी तक यूज कर रहे हैं, मतलब ज्यादातर यूज करते हैं, एसआई यूनिट। तो वो एमकेएस की तरह ही है, लेकिन उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, जिसको अडॉप्ट किया गया। तो स्क्रीन पे उसको दिखा रहे हैं, देखो उसके बाद कि एसआई यूनिट को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, सब लोग देखते रहो। तो ये सब तुम पढ़ोगे तुरंत हो जाएगा 5 मिनट में, घर में बस एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, याद हो गया होगा ये सब। और क्या है इसमें, मेन डायमेंशन का क्वेश्चन बनाना है, जो मेडिकल में बहुत सारा सवाल पूछा जाता है डायमेंशन से। देखो इस चैप्टर इतना आसान है, इसमें 2-3 क्वेश्चन कर लियो अच्छे से, तो तुम्हारा नीट वाले में 3-4 क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा। मतलब 3 क्वेश्चन तो आता ही है, 2 से 3 क्वेश्चन। तो कितना मार्क्स हो गया, मतलब तुम्हारा मान लो 12 मार्क्स का एकदम निश्चिंत है कि मार्क्स आ जाएगा इसमें, और इवन 11th क्लास में तो आएगा ही। ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग लेके चलते हैं क्या, इसके बाद लेते हैं हम लोग एसआई सिस्टम। एसआई को हम लोग बोलते हैं, ये देखो ये कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस में, जैसे फंडामेंटल अभी बताएं ये सब। हाँ, लेंथ को ले लिया सेंटीमीटर सीजीएस में, फोर्स को मीटर, और इसको फीट में एफपीएस में, ब्रिटिश में, और मास ग्राम, केजी, पाउंड, फिर टाइम का सेकंड, तीनों में। फोर्स को डाइन होता है सीजीएस, और न्यूटन में होता है तुम्हारा, एमकेएस में न्यूटन होता है। एमकेएस एसआई की तरह ही है, और इसमें पॉन्डल होता है एफपीएस में, और डीआई फिर वर्क का हम लोग अर्ग, जूल लेते हैं एमकेएस में, इसमें एफटी पॉन्डल लेते हैं। तो ये सब इतना इसका यूज नहीं है, एफपीएस उतना हम लोग नहीं देखते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं मेनली सीजीएस और एमकेएस या एसआई। ये फ्रांस से, दोनों से ओरिजिनेट हुआ, फ्रांस से। ठीक, इसके बाद है इंटरनेशनल सिस्टम, जिसको बोलते हैं एसआई यूनिट, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम बेसिकली एमकेएस का मॉडिफिकेशन था। ये सिस्टम बेसिकली एमकेएस का ही मॉडिफिकेशन है, मीटर किलोग्राम सेकेंड का ही एक मॉडिफिकेशन है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग बेसिकली 3 बेस यूनिट्स के साथ साथ कुछ फंडामेंटल यूनिट को भी ऐड करते हैं। जैसा अभी किसी ने बताया था कि टेम्परेचर होगा कि नहीं, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर इज ऑल्सो बेस यूनिट। जैसे केल्विन देखो यहाँ पे दिख रहा है, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। तो इसमें क्या किया गया कि हम लोग एमकेएस में 3 फंडामेंटल पढ़े थे पहले से। देखो यहाँ पे स्क्रीन पे ध्यान से, कोई स्क्रीन को फुल कर देते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ देखो, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे कि हाँ एक सेकेंड, यहाँ पे देखो। तो हम लोग बेस क्वांटिटी के बारे में पढ़ लिए थे एमकेएस में। तो इसमें सीजीएस, एसआई में क्या हो गया, एसआई में कुछ ऐड ऑन किया गया, जैसे ये सबको ऐड किया गया एज अ फंडामेंटल यूनिट। तो इसमें 7 फंडामेंटल यूनिट होता है। ठीक, एक होता है लेंथ, उसके लिए मीटर, सिंबल एम पता है सबको, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। तो दीज आर द 7 फंडामेंटल यूनिट्स इन एसआई सिस्टम। तो यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। ठीक, इसके बाद है कुछ सप्लीमेंट्री यूनिट के बारे में। इसके बाद लास्ट है कुछ सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो अभी तक हम लोग सब कुछ डिफाइंड किए, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, डिराइव्ड यूनिट क्या होता है, बेस यूनिट क्या होता है। फिर हम लोग ये भी देखे, क्या नाम है, हम लोग ये भी देखे कि बेस यूनिट, डिराइव्ड यूनिट देख लिए, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स देख लिए, एमकेएस, सीजीएस, एसआई, एमकेएस, एसआई। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखे कि एसआई यूनिट में 7 फंडामेंटल यूनिट्स को ऐड किया गया, 3 तो पहले से था, और इसमें 4 को ऐड ऑन किया गया था, और एसआई बोला गया। अब कुछ सप्लीमेंट्री यूनिट्स है, जैसे ये तुम्हारा यूज होता रहेगा फिजिक्स में, रेडियन। ट्रिग्नोमेट्री में अगर पढ़े हो तो ये पता होगा, रेडियन। ठीक है, फिर तुमको सॉलिड एंगल के लिए यूज होगा कहीं पे स्टे रेडियन, हम बता दे रहे क्या होता है थोड़ा सा। ठीक, स्टे रेडियन। तो ये सब यूनिट्स का यूज होगा। तो इन सबको बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट।
इन सबको बोला जाता है सप्लीमेंट्री यूनिट। ये सब भी फिजिक्स में यूज होगा एंगल मेजरमेंट करने के लिए। ठीक, देखो यहाँ पे स्क्रीन पे देखो ध्यान से। अब यहाँ पे स्क्रीन पे नीचे देखो, इसको तो ऊपर कर दे रहे हैं, ठीक, यहाँ पे लिख रहे हैं। देखो जैसे मान लो कि तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो, 9 10 क्लास में पढ़े हो, 11 में भी शायद शुरू में पढ़े होगे थोड़ा सा। तो देखो क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे हमें कुछ एंगल बना रहे हैं, ठीक है। एक सेकेंड रुको, यहाँ पे एक एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं पहले। ठीक है, कोई एक्सिस हो गया, सपोज एक्स एक्स वाई एक्सिस, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। और यहाँ पे एक मान लो ऐसा कोई एक, ठीक है, सर्कल मान लो इसको। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसको हम लोग ले रहे हैं सपोज वाई वाई डैश और एक्स डैश। तो देखो एंगल का फॉर्मेशन कैसे हो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक, तो क्या हो जा रहा है, जैसे हम लोग यहाँ पे रोटेट करना शुरू किए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सपोज यहाँ तक गए, यहाँ तक गए, ठीक है, ऐसे गए, कोई मैग्नीट्यूड इसका मान लो, सपोज कुछ लेंथ है इसका एल समथिंग कुछ है, और इस तरह घूम रहे हैं हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये थीटा एंगल बना दिया। इस तरह घूमते हैं, थीटा थीटा बनते रहते हैं, यहाँ तक जाएंगे 90 मिलेगा, फिर 90 प्लस थीटा मिलेगा, फिर यहाँ पे 180, फिर 180 प्लस थीटा यहाँ पे 270, फिर 360, इस तरह रोटेट करते रहते हैं। तो हम लोग थीटा तो जानते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग थीटा के बारे में पढ़ चुके हैं क्लास 10 से ही। ये एंगल को मेजर करते हैं लोग डिग्री में, थीटा एंगल को मेजर करने का तरीका है, और एंगल के यूनिट हम डिग्री लेते हैं, जैसे बोलते हैं कि 90 डिग्री 270 डिग्री इस तरह लेते हैं। एक आता है रेडियन। रेडियन क्या होता है, रेडियन के बारे में शायद पढ़े होंगे, पढ़े हैं क्या रेडियन के बारे में? रेडियन पढ़े हो क्या, बोलो, रेडियन पढ़े हैं? नहीं, ठीक है, देखो देखो ध्यान से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग डिग्री में लेते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ है, दिस इज कॉल्ड आर्क लेंथ। ये सपोज एक आर्क लेंथ हो गया एल, है ना, और ये रेडियस है आर। तो थीटा यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेडियस हो गया आर, तो थीटा को क्या लिखेंगे, थीटा को लिखेंगे हम लोग एल बाई आर, tan थीटा इज एल बाई आर। बहुत, ये एल जो आर्क बहुत छोटा सा है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर सकते हैं। तो फॉर स्मॉल एंगल, ठीक है, हम लोग थीटा को क्या लिखते हैं, एल बाई आर लिखते हैं स्मॉल एंगल के लिए। ठीक, तो यहाँ से हम लोग थीटा को डिफाइन कर लेते हैं। तो ये एंगल से डिग्री में लेंगे, तो रेडियन में क्या होता है, देखो इस तरह हम लोग घूमते रहेंगे, यहाँ से 90 जाएंगे, फिर 270 जा रहे हैं, फिर 180 आ रहे हैं, फिर 270 जा रहे हैं, इस तरह घूमते घूमते मतलब जस्ट क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, जब हम लोग, यहाँ ध्यान दो, जब हम लोग 90 डिग्री घूमेंगे तो बोलेंगे कि पाई बाई 2 रेडियन ट्रेवल किए, ये डिग्री में है और ये रेडियन पे है, रेडियन को पाई बाई इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। जब हम लोग 180 डिग्री घूमेंगे, जब हम लोग 180 डिग्री घूमेंगे तो बोलेंगे कि पाई रेडियन ट्रेवल किए हैं, पाई रेडियन। जब, ठीक, जब एंगल 360 होगा तो बोलेंगे 2 पाई रेडियन, ठीक है, रेडियन इस तरह। तो इसीलिए अगर हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन हो जाएगा, 1 डिग्री इक्वल टू। और इसी तरह अगर पूछेंगे 1 रेडियन तो क्या होगा, 180 बाई पाई हो जाएगा डिग्री में, ये डिग्री में हो जाएगा। तो ये कन्वर्शन है जो कि बहुत यूज आएगा, इस एंगल को चेंज करने में हम लोग इसको यूज करते रहते हैं। तो 90 डिग्री को पाई बाई 2 रेडियन लिखते हैं, 180 को 2 पाई लिखते हैं, इस तरह 60 को निकाल सकते हैं, 30 निकाल सकते हैं, कोई भी एंगल को डिग्री और रेडियन पे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसलिए क्या बोले यहाँ पे कि बेसिकली डिग्री
डिग्री और रेडियन क्या है? ये सब एंगल मेजर करने का यूनिट है, तो इसलिए इसको सप्लीमेंट्री यूनिट बोल सकते हैं रेडियन को। इसी तरह सॉलिड एंगल, हाँ बोलो बोलो, कोई डाउट? नो सर। ओके, तो डिग्री को एंगल मेजर करने के लिए हम लोग क्या यहाँ पे यूज कर रहे हैं? देखो रेडियन यूज कर रहे हैं। रेडियन ये प्लेन एंगल है ना, इसी प्लेन पे एक्स वाई प्लेन पे बना रहे हैं, इसको बोलते हैं प्लेन एंगल। ये है प्लेन एंगल के लिए, किसी एक्स वाई प्लेन पे बना रहे हैं तो सिंपल प्लेन एंगल के लिए हम लोग रेडियन से मेजर करेंगे या डिग्री से करेंगे। इसी तरह सॉलिड एंगल के लिए स्टेरेडियन यूज करते हैं। सॉलिड एंगल मतलब जो 3 डायमेंशन पे बनता है, जैसे 3 डायमेंशन, मान लो कोई स्फीयर है, ऐसे स्फीयर है, ठीक है। सॉलिड एंगल क्या होता है देखो, सॉलिड एंगल कोई स्फीयर है, तो इस स्फीयर को कट करेंगे ऐसे हम लोग, तो हम लोग ऐसे कोन मिलेगा, एक छोटा सा कोन टाइप का मिलेगा, सॉलिड कोन। ठीक, रुको, ये कोन, ये ज्योमेट्री ले ले रहा है क्योंकि सिलेक्ट किया, एक सेकंड इसको हम ठीक करके थोड़ा बता देते हैं। यहाँ पे इमेज सिलेक्ट किया इसलिए डायरेक्ट कोन नहीं ले पा रहा है, ओके, इसको हटाना होगा। देखो जैसे इस तरह मान लो कोन बन गया, तो ऐसे कट करेंगे तो कोन मिल जाएगा। तो ये जो एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है ना, ये सॉलिड कोन इमेजिन कर रहे होंगे, सॉलिड एक कोन बन रहा है, ऐसे स्फीयर को हम लोग काटेंगे तो सॉलिड स्फीयर को, तो इस एंगल को बोलते हैं सॉलिड एंगल। ये होगा सॉलिड एंगल। इसके बारे में क्लास 12 में एक चैप्टर है गॉस लॉ, उस पर इसका यूज है, बहुत ज्यादा यूज तो नहीं आएगा बट कहीं कहीं इसका यूज होगा, सॉलिड एंगल। तो इसको मेजर करते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे लिखे हैं कि डेल्टा थीटा इक्वल टू एल बाई आर, तो सॉलिड एंगल के केस में हो जाएगा डेल्टा एस बाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस पे थीटा का यूनिट, इस पे थीटा हो जाएगा सरफेस एरिया बाई आर स्क्वायर करके। तो ये जो यूनिट हम लोग मेजर करेंगे, इसका यूनिट सॉलिड एंगल का, उसका यूनिट हो जाएगा स्टेरेडियन। इसका यूनिट हम लोग लिखेंगे स्टेरेडियन पे, स्टेरेडियन, ठीक है। तो दिस आर आल्सो कॉल्ड सप्लीमेंट्री यूनिट, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री यूनिट बोलेंगे। ये भी एक तरह का सप्लीमेंट्री यूनिट्स है, दिस आल्सो कॉल्ड, एक सेकंड रुको, हाँ, इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग? सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ये भी एक तरह का क्या है? सप्लीमेंट्री यूनिट है, ठीक है। सॉलिड एंगल इज आल्सो सप्लीमेंट्री यूनिट। बात समझ में आ गया होगा? सप्लीमेंट्री यूनिट दो हो गया, रेडियन और स्टेरेडियन, बाकी एसआई सीजीएस, ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। सर स्टेरेडियन और डिग्री का क्या रिलेशन है? स्टेरेडियन और डिग्री का रिलेशन ऐसे फाइंड आउट नहीं करते हम लोग, ठीक है। हम लोग देखो, स्टेरेडियन एक 3 डायमेंशनल एंगल का मेजरमेंट्स हो गया, क्योंकि हम लोग जैसे कि यहाँ पे प्लेन एंगल पे क्या देख रहे हैं, प्लेन एंगल पे एक्स वाई प्लेन पे से कि एक सर्कल बना दिया, या फिर एक्स वाई प्लेन पे रोटेट कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे 2 डायमेंशन पे काम कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि एंगल का फॉर्मेशन डिग्री, या जनरली हम लोग इसी को यूज करते हैं हर जगह, बचपन से यही पढ़ रहे हैं, प्लेन एंगल। सॉलिड एंगल जो है ये अलग टाइप का, इसके यूनिट को डिफाइन कर दिया गया, इसका डिग्री से रिलेट नहीं करेंगे, इसको जब भी लिखेंगे हम लोग स्टेरेडियन पे ही लिखेंगे। और डिग्री करना होगा तो उसके लिए थोड़ा कैलकुलेशंस है, जिसको हम लोग कैलकुलेशन करके फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से फिर हम लोग थीटा का वैल्यू डेल्टा थीटा या डेल्टा ओमेगा लिख सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग फाइंड करते हैं, जो कि डेल्टा एस बाई सरफेस एरिया बाई आर स्क्वायर हो जाता है। आर स्क्वायर क्यों आता है, इसके पीछे भी एक लॉजिक है, 3 डायमेंशन की वजह से आता है। तो इसका कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, मतलब जरूरी भी नहीं और करना भी नहीं कभी, इतना बस याद रखना है कि स्टेरेडियन होगा। और इसका यूजेस भी बहुत कम है, इसको फिजिक्स में कहीं पे भी यूज नहीं करेंगे, बहुत कम जगह यूज करेंगे, मतलब क्लास 12 में एक जगह बस समझने के लिए। तो बस इतना याद रखना है कि इट इज आल्सो सप्लीमेंट्री एंगल, इसका यूनिट हायर क्लासेस में होता है बहुत ज्यादा यूज स्टेरेडियन का, ठीक है। और सर इसका सिंबल क्या होता है? डेल्टा ओमेगा लिख रहे हैं, देखो डी ओमेगा थीटा का। अच्छा, स्टेरेडियन का सिंबल, इसका सिंबल मतलब रेडियन को आरएडी लिखते हैं, अच्छा अच्छा ये पूछ रहे हैं ना, एसटी लिख देते हैं शॉर्ट में, देखो यहाँ बताया गया होगा, एसटी, इस तरह एसआर, एसआर ये वाला सिंबल ये होता है इसका, देखो स्क्रीन पे लिख रहे हैं, हाँ एक सेकंड, रेड से लिख दे रहे हैं, व्हाइट पे दिख नहीं रहा होगा, ये सर लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ यहाँ एसआर होगा, ठीक है, एसआर स्टेरेडियन। तो ये तुमसे कहीं पूछे अगर मान लो कभी तुम लोगों से कोई सवाल आए छोटा सा कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या क्या होगा, तो बताना कि रेडियन होता है और स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन फॉर सॉलिड एंगल एंड द रेडियन इज फॉर प्लेन एंगल, ये 2 चीज को बताना है, ठीक। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया बेसिक सारा बात, जस्ट एक बार 5 मिनट भी देखोगे तो सब कुछ दिमाग में रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद और एक चीज बता रहे हैं यहाँ पे, फिर हम लोग डायमेंशन पाएंगे।
फिर हम लोग डायमेंशन पे आएंगे। एक सेकंड रुको। हम्म देखो कुछ और बाकी था, रेडियन स्टेडियन को डिफाइन कर दिए। और एक यूनिट होता है प्रैक्टिकल यूनिट। यहाँ देखो स्क्रीन पे थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं। थोड़ा सा रुको, इसका थोड़ा फ्रंट नहीं समझ में आएगा, थोड़ा पिक्चर क्वालिटी उतना अच्छा नहीं आया है क्योंकि हम क्रॉप किए थे। तो यहाँ पे देखो रेडियन क्या हो जाएगा, अभी तुमको समझाए थे कि 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट अ सर्कल बाय एन आर्क इक्वल टू लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो कैसे डिफाइन करो 1 रेडियन को, क्योंकि थीटा को हम लोग लिखते हैं L/R। ठीक, तो जब ये L भी 1 यूनिट का है और थीटा भी 1 यूनिट का है, तो इस एंगल सबटेंड को बोलेंगे 1 रेडियन का एंगल सबटेंड किया, 1 रेडियन का एंगल सबटेंड किया, ऐसे रेडियन को डिफाइन करेंगे। और स्टेरेडियन इसी तरह क्या हो जाएगा, ये एक सॉलिड एंगल है जो क्या करेगा, मान लो कोई एंगल सबटेंड किया सेंटर ऑफ द स्फीयर पे, और जो कि एरिया ऑफ द स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब यहाँ से जो भी कट करेंगे हम लोग, ऐसे सिखाए थे कि ऐसे हम लोग यहाँ से कट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका सरफेस एरिया के ये वाला एंगल अगर निकालना है तो हमको यहाँ का सरफेस एरिया चाहिए, डेल्टा ओमेगा लिख रहे हैं। यहाँ को हमको सरफेस एरिया चाहिए, ये वाला सरफेस एरिया। यहाँ पे से लेंथ लिए थे प्लेन एंगल के केस में, सॉलिड एंगल में सरफेस एरिया ले रहे हैं। तो इसका यूनिट को हम लोग 1 स्टेरेडियन बोलते हैं। तो ये तो हो गया सप्लीमेंट्री। फिर है प्रैक्टिकल यूनिट। प्रैक्टिकल यूनिट का मतलब होता है कि एसआई यूनिट जो होता है, जैसे कुछ फिक्स साइज के लिए एसआई यूनिट का कुछ प्रैक्टिकल यूनिट को यूज करते हैं। ठीक, जैसे मान लो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, ये तुम लोग क्लास 9th में पढ़े हो, एक ग्रेविटेशन चैप्टर, उसमें एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये सब हो गया प्रैक्टिकल यूनिट। ठीक है, हॉर्स पावर एचपी, ठीक, ये भी एक प्रैक्टिकल डिराइव यूनिट है, हॉर्स पावर एचपी हो गया। फिर माइल, माइल सुने हैं, अक्सर बात करते हैं हम लोग, बोलते हैं कि इतना माइल है डिस्टेंस, 1 माइल इक्वल टू 1.6 किलोमीटर होता है। तो दीज आर कॉल्ड योर प्रैक्टिकल यूनिट्स, बहुत कम यूज होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। ठीक है, फिर पार्शेक करके एक यूनिट यूज होता है, फिर हॉर्स पावर एक यूनिट होता है एचपी, फिर माइल यूज होता है। दिस ऑल आर योर प्रैक्टिकल यूनिट। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज योर इम्प्रॉपर यूनिट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्प्रॉपर यूनिट, मतलब ऐसा कोई यूनिट जो तुम्हारा क्या हो जाएगा, दिस आर द यूनिट्स व्हिच आर नॉट द सेम नेचर एज द फिजिकल क्वांटिटी फॉर विच दे आर यूज्ड। मतलब जिस तरह फिजिकल क्वांटिटी का है, जिस फिजिकल क्वांटिटी यूज कर रहे हैं उस नेचर का यूनिट नहीं है, कुछ इम्प्रॉपर तरीके का यूनिट है। जैसे यहाँ देखो, सब लोग अगर आईसीएससी बोर्ड में कोई होंगे 10 क्लास में, या नहीं भी तो चलेगा, वो लोग ये वाला यूनिट बहुत यूज करते हैं आईसीएससी वाले, केजी वेट 10 क्लास तक। और हम लोग उतना सीबीएसई में यूज नहीं करते, हम लोग न्यूटन लेके ही चलते हैं वेट का। ठीक है, तो केजी वेट भी एक तरह का यूनिट है फोर्स का, वे या वेट का। इसको 9 पॉइंट से मल्टीप्लाई करने से हम लोग का वही न्यूटन ही आता है। ठीक है, वेट मतलब एमजी। तो केजी वेट एक इम्प्रॉपर यूनिट है। इसके अलावा जैसे और भी कुछ एग्जांपल्स हो सकता है, जैसे हम लोग केजी का, केजी मास यूनिट लेते हैं और मेजरमेंट कर रहे हैं उसको, फोर्स को, वेट। तो चूंकि हम लोग यहाँ पे वेट मेजर करते हैं, न्यूटन लिखना चाहिए था बट लिखते हैं केजी वेट है, तो एक इसको इम्प्रॉपर यूनिट कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, एक्चुअली केजी वेट न्यूटन के बराबर ही होगा, उसके टेंशन मत लेना। बट हाँ, कभी कभी हम लोग इम्प्रॉपर तरीके से इसको लिखते हैं, केजी वेट बोलते हैं वेट को, वेट का न्यूटन लिख सकते हैं, वेट मतलब एमजी इज अ न्यूटन, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो दिस आर कॉल्ड इम्प्रॉपर यूनिट्स। तो यहां तक जो है बात सब क्लियर हो गया होगा। चलो, ये सब तो बहुत बेसिक्स बात था, बहुत थियोटिकल था, सब कुछ समझ में आ गया होगा। ओनली 10 मिनट्स रिवाइज करोगे घर में तो तुम्हारा ये पूरा सब चीज क्लियर हो जाएगा। क्लास के बाद जस्ट थोड़ा रिवाइज कर लेना। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं डायमेंशन का, जहां से मेनली कैलकुलेशन स्टार्ट इस चैप्टर का, और सवाल सब बनेगा और थोड़ा मजेदार भी है। और उसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे एरर। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं डायमेंशन। हम लोग स्टार्ट करें, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज डायमेंशन। रुको एक सेकंड, इसको लिख देते अच्छे से, नोट डाउन करते रहो, कॉपी पेन लेके बैठो। अब वो सब नहीं भी लिखे तो चलेगा, वो सब तो तुमको मिल ही जाएगा नोट्स में, पैकेज में भी है। डायमेंशन, किसी भी तरह का डाउट होगा तो पूछिएगा। डायमेंशन क्या होता है देखो, तो हम लोग क्या बोले कि हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव्ड यूनिट, फंडामेंटल यूनिट या फिर बेस यूनिट के टर्म में लिखते हैं। प्रॉपरली हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को चेक करने के लिए चेक करते हैं कि उसका डायमेंशन सही है या नहीं। तो हम लोग देखते हैं क्या है, हम लोग पहले चेक क्या करते हैं कि उस इक्वेशंस का या फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग डायमेंशन चेक करते और बोलते हैं कि डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी।
ठीक है, ये हम लोग बोलते हैं डायमेंशन चेक करते तो बोलते हैं डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हम लोग इस डायमेंशन में लेंथ को मेजर करें, लेंथ को ऐसे डिफाइन करेंगे कैपिटल एल करके और एक ऐसे बॉक्स बना देंगे। डायमेंशन को ऐसे लिखते हैं, सब लोग ध्यान देना। लेंथ को लिखेंगे ऐसे एल करके और एक बॉक्स बना देंगे, और मास को लिखते हैं क्या, एम। मास को लिखेंगे एम और इसमें भी ऐसे एक बॉक्स बना देंगे, और टाइम को लिखेंगे हम लोग टी और इसमें भी ऐसे एक स्क्वायर बॉक्स टाइप का, ब्रैकेट टाइप का बना देंगे। ठीक है, तो सभी चीजों को, सभी इक्वेशंस को, मतलब जो भी फिजिकल क्वांटिटी है जिनका यूनिट्स है, उसको हम लोग एमएलटी के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, मतलब फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। या तो फिर तुमको मान लो लिखना है टेम्परेचर को, तो टेम्परेचर का फंडामेंटल केल्विन होता है, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे के ब्रैकेट। फिर मान लो कि हमको करंट का लिखना है, तो करंट का एम्पियर होता है फंडामेंटल। ठीक है, तो इसको ऐसे एम्पियर। या मोल का लिखना है तो मोल लिख के ऐसा ब्रैकेट। तो किसी भी क्वांटिटीज को हम लोग क्या करेंगे कि इस फंडामेंट, किसी भी यूनिट को हम लोग क्या करेंगे, फंडामेंटल, इस तरह फंडामेंटल के टर्म में, फंडामेंटल एमएलटी के फॉर्म में उसको लिखेंगे या फिर उसको डिफाइन करेंगे। तो उसी चीज को बोलते हैं हम लोग डायमेंशन। एग्जाम्पल के लिए मान लो, ध्यान से देखो, फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल एक एक करके सीखो जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है, फिर हम सभी का डायमेंशन निकालने के लिए बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुमको डायमेंशन निकालना है किसी इसका क्या बोलते हैं, किसी क्यूब है उसके साइड का, या फिर किसी स्क्वायर के एरिया का। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर अगर लिखेंगे, एरिया ऑफ द स्क्वायर अगर लिखेंगे, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, एरिया मतलब किसका डायमेंशन है, लेंथ का डायमेंशन है। तो एरिया मतलब मीटर इंटू मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया बेसिकली लेंथ है। तो इसका डायमेंशन तुम ऐसे लिखोगे, लेंथ इंटू लेंथ, यानी कि एल स्क्वायर। तो ये होगा एरिया का डायमेंशन, ये हो जाएगा एरिया का डायमेंशन। ठीक है, फिर तुम्हें वॉल्यूम का डायमेंशन चाहिए, वॉल्यूम का डायमेंशन चाहिए, तो कैसे लिखोगे वॉल्यूम का डायमेंशन, एल क्यूब, एल इंटू एल, क्या होगा इसका डायमेंशन, एल क्यूब हो जाएगा। ठीक, एल क्यूब हो जाएगा। और एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। मान लो हम लोग को चाहिए स्पीड का, सिंपल सा स्पीड का चाहिए। ठीक है, हमको क्या चाहिए, स्पीड का डायमेंशन। हम लोग को स्पीड का डायमेंशन चाहिए, तो क्या लिखेंगे हम लोग स्पीड का डायमेंशन को, स्पीड को क्या लिखते हैं हम लोग, स्पीड या वेलोसिटी जो भी लिखो, तो इसको लिखते हैं डिस्टेंस बाय टाइम। इसको लिखते हैं हम लोग डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक, इसके ऊपर कर देना थोड़ा, हाँ, डिस्टेंस बाय टाइम लिखते हैं। तो देखो इसका डायमेंशन कैसे लिखोगे, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक, बहुत बेसिक बात है। तो डिस्टेंस का डायमेंशन हो जाएगा एल, और टाइम का हो जाएगा टी। कुछ नहीं है, मतलब पावर वन, तो पावर वन को नहीं लिख रहे हैं, बस एल बाई टी लिख दिए। डिस्टेंस का डायमेंशन लेंथ होता है ना, तो एल, और टाइम का डायमेंशन टी सेकेंड, तो टाइम के लिए डायमेंशन क्या लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में टी। तो इसका डायमेंशन ऐसे आ जाएगा, एल टी माइनस वन, और ब्रैकेट दे देंगे ऐसा। ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ स्पीड, ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ स्पीड। तो जो भी तुम फॉर्मूला जानते हो फिजिक्स में, अभी तो बहुत सारा नहीं जानते हो, 11 में पढ़ोगे एक एक करके, सरफेस टेंशन, तो रोटेशन मैकेनिक्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, कुछ भी पढ़ते, मतलब बहुत सारा फॉर्मूला पढ़ते रहोगे तब सीखते रहोगे डायमेंशन। तो अभी हम लोग बहुत सारे इक्वेशन का लिखेंगे। स्पीड का क्या लिखते हैं, एल टी माइनस वन। ठीक, क्लियर है। तो ये हो जाएगा स्पीड का डायमेंशन। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे एमएलटी के फॉर्म में, तो इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। देखो एम का पावर तो कुछ नहीं है, एम का पावर लिखेंगे जीरो। किसी का पावर जीरो मतलब ये क्वांटिटी पूरा वन हो गया, तो मतलब लिखने का जरूरत नहीं भी है भी, मतलब मन करेगा तो एम का पावर जीरो लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। क्या लिखोगे, एल टू, सॉरी एल और टी माइनस वन, ऐसे लिख सकते हो इसको, स्पीड के डायमेंशन को इस तरह। नहीं तो फिर सीधा सीधी ऐसे भी लिख सकते हो, और तो ऐसे भी तुम लिख सकते हो, एल टी माइनस वन, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों चलेगा। ठीक है, दोनों चलेगा, ऐसे भी लिख सकते हो, एम के फॉर्म में भी लिख सकते हो, एम जीरो एल टी माइनस वन, या फिर सीधा एल टी माइनस वन। ये दोनों हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब तुम लोग कुछ क्वेश्चन देते हैं डायमेंशन निकालने का, फटाफट बताओ।
क्या डायमेंशन होगा? चलो फोर्स का निकालो, हमको बताना ऑन करके, ठीक? फोर्स का बताओ क्या होगा जल्दी से। MLT-2। वेरी गुड, MLT-2 हो जाएगा। और कोई? सभी का बन गया होगा? सब लोग बताओ बताओ एक एक करके, जिनका पहले आएगा बता सकते हैं, ठीक? चलिए वेरी गुड। तो फोर्स को क्या लिखोगे? फोर्स लिखते हैं हम लोग यहाँ पे केजी। यूनिट क्या होता है? केजी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है यूनिट, ठीक है? रुको, डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है? तो फोर्स क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी क्या मतलब, क्या मास? तो केजी का डायमेंशन एम, कैपिटल एम, मीटर मतलब लेंथ, और टाइम मतलब टी, तो डायरेक्ट हो जाएगा MLT-2। तो ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ फोर्स। अब इसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखेंगे क्या होता है, बहुत सारा इस पे सवाल बनेगा एप्लीकेशन से। चलो फटाफट बताओ, पावर का बताओ, मोमेंटम का बताओ, ठीक? लोगों लिख देते हैं, तो जल्दी जल्दी बताना, बहुत सारा प्रैक्टिस करने के लिए है। पावर, मोमेंटम, ठीक, और प्रेशर, इन सब सुने हो इसलिए इसका दे रहे हैं तुमको, इन सब तुम सुने हो, तो डायमेंशन मतलब 11th 12th में पढ़े हो, फिर ठीक है? फिर इम्पल्स भी पढ़े हो, फोर्स इनटू टाइम होता है इम्पल्स, ये सब सुने हो 9th 10th क्लास में भी, ठीक है? फिर बताओ, यही सब बनाओ जल्दी से, बताओ इन सबका। पावर का बताओ क्या होगा? ml चलो square t to the power minus 3. एक सेकंड रुको, इसका डायमेंशन, हाँ बोलो पावर का। ml square t to the power minus 3. ML² T⁻³ हाँ वेरी गुड, Yes, sir. ठीक है, ठीक, वेरी गुड। मोमेंटम का बताओ। ml t to the MLT power minus -1. 1. MLT-1, यस वेरी गुड, MLT-1, ओके। प्रेशर का? ML-1 T-2। यस वेरी गुड। काइनेटिक एनर्जी का? ml square t to the power minus 2. ML² T⁻²। इम्पल्स का? फोर्स टू टाइम होता है इम्पल्स। ml t minus 1. MLT-1, हाँ वेरी गुड, सब लोग सीख गए हैं। तो जो क्वांटिटी नोन है वो तो तुरंत फॉर्मूला जानते होंगे तो डायमेंशन निकाल लेंगे, नहीं भी पता है अगर कुछ क्वांटिटी को, तो अगर फॉर्मूला पता होगा तो हम लोग उससे भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो सभी लोगों ने बना लिया होगा, ठीक है? सभी लोगों ने बना लिया होगा, तो हम बस लिख देते हैं आंसर सब। जैसे पावर का निकालना है तो पावर क्या करोगे? वर्क बाई टाइम कर दोगे। पावर क्या होता है? वर्क बाई टाइम होता है, सभी लोग निकाल दिया होगा, ठीक? तो वर्क का क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क का डायमेंशन हो जाएगा m, L2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ये वर्क का होगा, और बाई टाइम कर दोगे तो यहां से तुमको क्या मिल जाएगा? m L2 T-3 मिल जाएगा, ये होगा पावर। इसी तरह मोमेंटम का लिख सकते हो, मोमेंटम mv होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो डायरेक्ट मोमेंटम का लिख दो, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है? तो मास का होता है m और वेलोसिटी का LT-1, तो क्या होगा मोमेंटम का? MLT-1, ठीक? फिर प्रेशर का होता है फोर्स पर एरिया, तो डायरेक्ट लिख देते हैं, सब समझ ही गया होगा। प्रेशर का, फोर्स का होगा MLT-2 बाई एरिया कर देना L2, तो प्रेशर का मिल जाएगा। प्रेशर का कितना मिल जाएगा? प्रेशर का मिल जाएगा हम लोग को ML-1 T-2, ये प्रेशर का मिल जाएगा डायमेंशन। इम्पल्स का क्या बोले? इम्पल्स मतलब फोर्स इनटू टाइम, इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम, तो फोर्स का होगा Ft होता है, तो फोर्स का फिर पता है हम लोग को MLT-2 और टाइम का T, ठीक है? तो सीधा सीधी इम्पल्स का हो जाएगा यहाँ पे ML। चलो एक और क्वेश्चन दे रहे, इसको बनाना, हाँ ये थोड़ा अच्छा है, इसको देखो तो। इम्पल्स का हो जाएगा क्या? MLT-1, तो ये तो हो गया हम लोग का इम्पल्स तक का। अच्छा, अगर तुमसे पूछा जाए ये सब ध्यान रखना थोड़ा, एंगल का, हाँ तो एंगल का डायमेंशन नहीं होता है। एंगल का पूछा जाए तो आर्क बाई रेडियस होता है एंगल, पहले ही बताया था, एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, थीटा इक्वल टू L बाई आर। तो दोनों का यूनिट तो हम लोग मीटर में मतलब डायमेंशन दोनों का क्या लेते हैं? L ही लेते हैं। तो एंगल का कोई डायमेंशन नहीं हो जाएगा, नो डायमेंशन। रेडियन स्टेडियन सप्लीमेंट्री यूनिट से सिर्फ, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता एंगल्स का, एंगल हैज नो डायमेंशन, ठीक? कोई डायमेंशन नहीं होगा, ठीक है? एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे तो एंगल बाई टाइम होता है, तो उसका T-1 होगा। फ्रीक्वेंसी बोलेंगे अगर, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? टाइम का रेसिप्रोकल होता है, F इक्वल लिखते हैं 1/T, तो इसका पर सेकेंड हो जाएगा, मतलब T-1 हो जाएगा।
इसी को हम लोग हर्ट्ज बोलते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। तो सभी चीज का तुम निकाल पाओगे अब, जो भी फॉर्मूला तुमको पता है। चलो आप एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रहे हैं कि तुम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़े हो क्लास 9th में, तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हैं क्या, देखो ध्यान से। फाइंड 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 द डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी। सुने हो ना कैपिटल जी के बारे में 9th में, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। तो कोई बताओ तो इसका क्या हो जाएगा, बताइए इसका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या लिखते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग देखो फोर्स लिख देते हैं, ये लिखते हैं F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर लिखते हैं। सर m-1 L³ T-2। यस वेरी गुड। इसका आंसर आ जाएगा m-1 L³ T-2। ठीक है, ये आंसर आएगा, वेरी गुड। सभी का आया है, सभी का आ गया Yes, होगा, sir. Yes, sir. आ गया ना, ठीक है। देखो सभी लोग बनाओ, जी को लिख देंगे हम FR² बाई m1 इंटू m2। तो क्या हो जाएगा, m फोर्स का होता है m L T-2 और लेंथ का क्या होगा L2 डिस्टेंस है, और नीचे मास का हो जाएगा डायरेक्ट m2। तो यहाँ सॉल्व कर दो तो क्या आ जाएगा m-1 L3 और T-2। ठीक है, चलो ये तो हो गया, सभी को समझ में आ गया होगा। अच्छा एक निकालो तुम, ये सुने हो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, सुने हो, बोलो। नहीं नहीं, सर। अच्छा ठीक है, देखो बता दे रहे हैं, सुने हो शायद, तुम देख लो, लिखेंगे तो याद आ जाएगा, 9th 10 में तो बताते हैं सर लोग। देखो फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये दो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के बीच में फोर्स लिखते हैं क्या, देखो इसका हम बता देते कैसे लिखते हैं। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। इसका डायमेंशन बहुत आता है, ठीक है, एग्जाम्स में। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट को, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये क्या होता है, देखो दो चार्ज के बीच में पता है क्या फोर्स होता है, दो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के बीच में, सेम ग्रेविटेशन की तरह, उसमें बस के लिख देते कांस्टेंट, और चार्ज का होता है Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये कहीं ना कहीं तो देखे हो 9th 10th क्लास में, ठीक, 10 में तो देखे ही हो। के Q1 Q2 आर स्क्वायर होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस के को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्लास 12 में पढ़ोगे। इसको बोलते हैं कूलम्स लॉ या इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ बाय आर स्क्वायर एफ। ठीक, तो देखो तुमसे क्या पूछा गया कि एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन बताइए। चलो इतना हिंट दे दिए। अच्छा चार्ज को कैसे लिखोगे डायमेंशन, देखो आई इक्वल टू होता है क्यू बाई टी, साइड में बता दे रहे, आई इक्वल टू होता है क्यू बाई टी, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई टी हो जाएगा। आई मतलब करंट, करंट का एम्पियर, और टाइम का सेकेंड, तो क्यू को लिख सकते हैं हम लोग ए इंटू एस, डायमेंशन ऑफ ए इंटू डायमेंशन ऑफ टी, सॉरी ए टी, इसका डायमेंशन ए टी लिख देंगे, ठीक है, ए इंटू टी, टाइम के लिए टी, तो क्यू का डायमेंशन लिखेंगे ए टी, तो जहां Q1 Q2 है वहां 80 पुट कर दो, ठीक, और तुम बाकी का डायमेंशन पता ही है, तो चलो यहां से तुम फाइंड आउट करो। चलो बताओ कोई एक जन, ये कितना आएगा एप्सिलॉन नॉट, बताइए जल्दी से, बोलो, बना रहे हो ना, सब तो बता दे, लिखो यहाँ इक्वेशन। 4 पाई कांस्टेंट, उसका कुछ नहीं होगा, तो एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, मतलब 1/4 पाई छोड़ देना, कांस्टेंट है, यहाँ एफ आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर क्या Q1 Q2, एफ का डायमेंशन पता है, आर का पता है, आर स्क्वायर का पता है, Q1 Q2 का पता है, तो निकाल दो कितना होगा। बोलो कोई भी एक जन बताओ, बताइए कोई भी एक जन, क्या हो जाएगा,
लिख दो यहाँ पे Q का क्या लिखोगे, 80 लिखोगे ना, Q1 की जगह 80, Q2 की जगह भी 80 चार्ज है। फोर्स का क्या, MLT -2, और डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, L2। बस सॉल्व कर दो इसी को, ठीक है। 4 पाई तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डायमेंशन होता नहीं है पाई का, तो क्या होगा, a² t² हो जाएगा, और यहाँ पे m L3 हो जाएगा, ठीक। t-2 रहेगा, तो इसको सॉल्व कर दो बस। ये क्या हो जाएगा, m इनवर्स a2, अच्छा l के टर्म में पहले लिख देते हैं, L3 ऊपर जाके -3, ठीक। और t⁴ हो गया, ये 2 था ऊपर जाके -2, ये 4 हो जाएगा डायरेक्ट, t4 और a2, ये आंसर आ जाएगा हम लोग का। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन हो जाएगा, ठीक। ए मतलब एम्पियर, तो इसको भी देखो फंडामेंटल के टर्म में हम लोग लिख लिए हैं, दिस इज द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, m-1 L-3 t4 a2। समझ में आ गया होगा, ये होगा फॉर्मूला ऑफ डायमेंशनल एप्सिलॉन नॉट का, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग परमिटिविटी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। चलो आगे देखते हैं, अब आगे कुछ क्वेश्चन दे रहे, इसको एक बार देखो, ट्राई करो। जैसे मान लो तुमको हम बोले स्पेसिफिक ग्रेविटी का निकालने के लिए, बताओ तो क्या आएगा, बोलो। ये तो टर्म सुने हो क्लास 9th में। हाँ, 1 वन मतलब क्या होता है, वन डायमेंशन थोड़ी ना होता है कोई मतलब चीज़ सबका 0 होगा शायद पावर। का। नो डायमेंशन बोलो। हाँ वही। हाँ नो डायमेंशन, वन नहीं बोलना है, ठीक है। ओके सर। ठीक है, वेरी गुड। स्पेसिफिक ग्रेविटी का डायमेंशन चाहिए, तो नो डायमेंशन होगा। तो जिनका भी फॉर्मूला हम लोग को पता है उससे हम लोग डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को क्या लिखते हैं, मास ऑफ द बॉडी लिखते हैं क्या हम लोग, मास ऑफ द बॉडी लिखते हैं, और मास ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग, अगर नहीं पढ़े होंगे तो याद, पढ़े होंगे 9th क्लास में रहता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसको हम डिफाइन करते हैं मास ऑफ द बॉडी, तो दोनों मास मास कट जाएगा, बाई मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, तो हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी लेते हैं, तो ये मास मास का टर्म है, तो कट के नो डायमेंशन हो जाएगा। तो डेंसिटी का फिर थीटा का पता चल गया, इस सब का तुम निकाल सकते हो जो जो फॉर्मूला पता होगा। इसके अलावा एक यंग्स मॉडुलस आता है, यंग्स मॉडुलस, इसका निकाल सकते हैं क्या, सुने यंग्स मॉडुलस, नो सर। नहीं सुने ना। अच्छा ये भी 11 में पढ़िएगा, ठीक है, यंग्स मॉडुलस। तो जैसे फॉर्मूला आते रहेगा ना, किताब में भी देखोगे या पैकेज में देखना, उसमें बहुत सारा डायमेंशन दिया हुआ है, तो घबराना नहीं है कि टर्म तो सुना ही नहीं तो कहां से डायमेंशन आ गया। तो डायमेंशन हर चैप्टर का निकलेगा, मतलब जो भी टर्म फिजिक्स में पढ़ेंगे सभी में डायमेंशन मिलेगा। तो पहले दे दिया गया है तो इसलिए फॉर्मूला देख के घबराना नहीं है। देखो अभी बता दे रहे, यंग्स मॉडुलस का मतलब होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। सिर्फ चैप्टर में फिर से जब पढ़ोगे तो पता चल जाएगा उस समय भी। स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स बाय एरिया, और स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन। तो स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता है, स्ट्रेस का होता है। तो स्ट्रेस का वही होता है जो प्रेशर का होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख देंगे इसका m L-1 और t-2, ये होगा डायमेंशन ऑफ योर यंग्स मॉडुलस, ठीक है। चलिए ये सब तो समझ गए हैं, तो ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक और बताए थे प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट के बारे में सुने हो कि नहीं पता नहीं हमको, सुने हो प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक के बारे में सुने हैं, प्लैंक कांस्टेंट बोलो। यस सर। सुने हैं, क्या होता है बोलो प्लैंक कांस्टेंट। जूल पर सेकंड। हाँ कौन क्लास में सुने हैं,
9 में सुना था। 9 में सुने हैं, वेरी गुड, 9 में रहता है। देखो प्लैंक कांस्टेंट का रिलेशन ये भी है, E इक्वल टू लिखते एच न्यू, एनर्जी इक्वल टू एच टाइम्स फ्रीक्वेंसी, ये भी पढ़ोगे क्लास 12 में या पढ़े भी हो, या केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे 11 क्लास में, उसमें भी है। तो एनर्जी इक्वल टू लिखते हैं प्लैंक कांस्टेंट इनटू न्यू, ठीक है, एक छोटा सा एक फॉर्मूला है ये, इसको याद रख सकते हो। तो यहां से हमको प्लैंक कांस्टेंट का मिल जाएगा, जो हो जाएगा E बाई न्यू, एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी। तो अब इसका एनर्जी का तुम जानते हो यूनिट क्या होगा, तो लिख दो एनर्जी का यूनिट m L2 T-2, और फ्रीक्वेंसी को होगा T-1। तो यहां से हमको प्लैंक कांस्टेंट में मिल जाएगा m, ठीक है, L2 और T-1। तो ये होगा प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन। ठीक है, तो हम लोग सब बात किए हैं। एनसीईआरटी के किताब में बहुत सारा डायमेंशन है, या तो फिर पैकेज में देखना, ले लेना, सर से बोल देना कि सर डायमेंशन वाला पैकेज दे दीजिए, स्मार्ट ट्रिप का जो पैकेज, में वेक्टर का सवाल भी मिलेगा। वेक्टर का सवाल सारा बनाना है, A to Z, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, उसके बाद कंपोनेंट, सब दिया हुआ है, बहुत सारा क्वेश्चन है। जो भी डाउट होगा पूछना ग्रुप में, या उस नंबर पे एक बार पूछ लेना कि ग्रुप में हम क्वेश्चन भेज देना, हम सॉल्व कर देंगे। पूरा पैकेज सॉल्व करना वेक्टर का, उसमें जो पैकेज मिलेगा ना, उस पैकेज का नाम मैथमेटिकल टूल्स है एंड यूनिट डायमेंशन है। तो उसमें मैथमेटिकल टूल्स भी मिलेगा, वेक्टर भी मिलेगा, यूनिट डायमेंशन भी मिलेगा। तो यूनिट डायमेंशन का भी डायमेंशन निकालने का छोटा छोटा क्वेश्चन है शुरुआत में, वो सब कर सकते हो। इसके अलावा वेक्टर का करना पूरा सॉल्व। तो क्वेश्चंस बनाते रहोगे तो मजा आएगा तुमको पढ़ने में, ठीक है, क्वेश्चन बनाते रहना है। चलो अब कुछ एप्लीकेशन पार्ट देखते हैं हम लोग कि डायमेंशन का क्या एप्लीकेशन है। अभी तो क्लास का थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं 20 मिनट में, और फिर छोड़ देंगे। और आज का जो होमवर्क दिया पैकेज से बनाना है पूरा सवाल सब, एटलीस्ट जितना पढ़े हैं टॉपिक उसको बनाते रहो वेक्टर का, ठीक है, ये होमवर्क रेगुलर करना है। चलो हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, क्या क्या एप्लीकेशन है। इसका बहुत एप्लीकेशन है डायमेंशन का। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस या डायमेंशनल फॉर्मूला, कुछ भी बोल सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन या फिर डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो देखते हैं इसका एप्लीकेशन क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग जो एप्लीकेशन है वो है टू, एप्लीकेशन नंबर 1 में इसको बोल सकते हैं टू चेंज फ्रॉम वन सिस्टम ठीक है ऑफ यूनिट, एक सिस्टम ऑफ यूनिट को किसी अदर सिस्टम में चेंज कर सकते हैं, टू द अदर, टू चेंज वन फॉर्म ऑफ सिस्टम टू ऑफ यूनिट टू अदर, मतलब एक यूनिट के सिस्टम को किसी दूसरे यूनिट के सिस्टम पे भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। कैसे करते हैं देखो, इसका एग्जांपल बता रहे हैं एक ठो, कैसे चेंज करते हैं। जैसे मान लो कि हम लोग को एक क्वेश्चन यहाँ पे हम दे रहे हैं कि फाइंड द, एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है, इसका एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल दो क्या है कि एक यूनिट से हम लोग दूसरे यूनिट पे चेंज करते हैं। इसका एग्जांपल एक 1 लेते हैं, फिर दूसरा और एक देंगे तुम लोग होमवर्क में। पहले एग्जांपल में क्या बोल रहे हैं इसमें कि टू चेंज वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अदर, किसी एक सिस्टम से दूसरे यूनिट पे चेंज करेंगे कैसे, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। तो कैसे चेंज करते हैं, मान लो फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ g, मतलब एक्सटेंड ड्यू टू ग्रेविटी, इन MKS सिस्टम, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल g एक्सटेंड ड्यू टू ग्रेविटी इन MKS सिस्टम, ठीक है, द CGS सिस्टम, सबको पता ही MK में से 9.8 होता है, द CGS सिस्टम इज गिवन, मतलब इन CGM सिस्टम होगा, इन CGS सिस्टम, इन CGS इट इज गिवन एज
इट इज गिवन एज 980। सीजीएस में 980 दिया हुआ है, सीजीएस की यूनिट पता चल जाएगा तुमको एक्सेलेरेशन का, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें निकालना किसमें, एमकेएस में। तो एक यूनिट से दूसरे यूनिट में चेंज करने के लिए देखो डायमेंशन को कैसे यूज कर रहे हैं हम लोग। जैसे मान लो कि हम लोग को N1 दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ टर्म को पहले लिख लेंगे। N1 मतलब जो सीजीएस में यूनिट दिया हुआ है, गिवन को लिख रहे हैं पहले, तो व्हाइट से कर देते हैं। ठीक है, ये गिवन लिख रहे हैं, तो N1 मतलब 980 दिया हुआ है। इसमें लेंथ का डायमेंशन क्या है, 1 सेंटीमीटर होगा लेंथ का डायमेंशन, मतलब सेंटीमीटर में। और टाइम का डायमेंशन किस पे लेते हैं, सेकेंड पे लेते हैं, क्योंकि सीजीएस की यूनिट क्या लिखेंगे, 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सीजीएस यूनिट होगा जी का। ठीक है, मतलब एक्शन टू ग्रेविटी का। हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, N2 चाहिए, मतलब क्या वैल्यू हम लोग को मिलेगा MKS में, N2 चाहिए। उस समय लेंथ का डायमेंशन क्या हो जाएगा, उस समय लेंथ का डायमेंशन मीटर में हो जाएगा, और टाइम का डायमेंशन सेकेंड में हो जाएगा। क्लियर। तो कैसे करेंगे सॉल्व, देखो हम लोग जानते हैं कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो डायमेंशन है जी का, वो क्या हो जाता है, LT-2 हो जाता है। ये डायमेंशन होता है LT-2। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा हम लोग को, डायमेंशन दोनों का सेम होगा। देखो तुम अगर सीजीएस में, ध्यान से सब लोग सुन रहे हो ना, ध्यान से सुनो, यदि तुम सीजीएस में लोगे यूनिट, या फिर एमकेएस में लोगे, या एसआई में लोगे, इन सब में डायमेंशन तुम्हारा सेम रहेगा। सब में लेंथ, मास और टाइम का ही डायमेंशन मिलेगा, डायमेंशन सेम रहेगा। इसमें भी तो वही ना आएगा, लेंथ L और टाइम का T-2, तो एमकेएस में डायमेंशन वही आएगा। तो डायमेंशन सेम है, इस वजह से हम लोग ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे N1 L1 T1 इक्वल टू N2 L2 T2 का डायमेंशन कर सकते हैं। तो N2 को अगर लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, देखो कैसे, N1 लिख दिए, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, M1 by M2, ऊपर पावर में A कर देंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे हम लोग L1 by L2, पावर में लिखेंगे B, और लिखेंगे हम लोग T1 by T2, पावर पे लिखेंगे C। ये पावर, एक सेकंड को, पावर इधर लिखा गया, हाँ ठीक से कर देते हैं इसको, एक सेकंड। यहाँ पे हो जाएगा इसके पावर में C। पावर क्यों लिख रहे हैं ABC बता रहे हैं, यहाँ पे ऐसे लिखना है, N1 इक्वल टू N2 M1 बाई दिस। ठीक है, M1 L1 और T1, तो M1 का टर्म तो यहाँ पे है नहीं, तो देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से, N2 अपने पास 980 गिवन है, N2 बोलते सॉरी N1, N2 तो निकालना है। N1 हम लोग के पास 980 दिया हुआ है, M1 बाई M2, इसका पावर कुछ नहीं है यहाँ पे, मास का तो 0, इस डायमेंशन मास का भी पावर दिख रहा है, नहीं है तो 0। अच्छा, L1 बाई L2, तो L1 तो मीटर पे होगा ना, और 1 मीटर कितना सेंटीमीटर के बराबर होगा, 100 सेंटीमीटर के बराबर होगा, तो 100 बाई 100 कर देंगे, सॉरी 1 बाई 100 कर देंगे, 100 कर देंगे, इसका पावर 1 है, समझ लो ना। ये मीटर में होगा और ये सेंटीमीटर में होगा, तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर, तो L1 बाई L2 1 बाई 100। इसी तरह टाइम तो तीनों दोनों सेकेंड में है, तो टाइम के लिए 1 बाई 1, और टाइम का पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसको बस सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, तो सॉल्व कर दो इसको, ये तो 1 आ गया, समथिंग का पावर 0 मतलब 1, तो 980 बाई 100 यानी कि कितना, 9.8, तो आंसर क्या आएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड, इसको यही होता है। तो हम लोग चेक कर लिए कि हाँ, एक सिस्टम पे दूसरे सिस्टम पे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन हम लोग जा सकते हैं, डायमेंशन की मदद से हम लोग एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे जा सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। ठीक, अगला एक सवाल देते हो, तुम लोग को बनाना है, इसको लिख लो जल्दी, जो स्क्रीन पे है जल्दी से लिख लो, समझ लो। अगला सवाल दे रहे हो, तुम लोग को बनाना है, टाइम रहेगा 1 मिनट, टाइम रहेगा 1 मिनट या 2 मिनट टाइम रहेगा, और माइक ऑन करके बताने जिनका आंसर आया जल्दी से, एनीवन। चलिए लिखिए एक सवाल और, ये वाला लिखिए, तो जो समझ गए होंगे इसको लिखिए।
इसको लिखो, हाँ इसको लिखो, फाइंड द डायमेंशन, फाइंड बाय डायमेंशनल मेथड, फाइंड बाय डायमेंशनल मेथड find by dimensional method the value of y मतलब यंग्स मॉडुलस, उसका डायमेंशन लिख दे रहे हैं, अभी बताए थे, ठीक, कंफ्यूज मत करना, यंग्स मॉडुलस है इन SI यूनिट्स, ठीक है, वेयर या व्हेन, ये सपोज CGS में दिया हुआ है y का वैल्यू 20 इंटू 10⁻11 डाइन, ठीक है, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है CGS पे। तो डाइन का SI फोर्स हो जाएगा और सेंटीमीटर का SI मीटर हो जाएगा, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है तुम्हारा यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन। यंग्स मॉडुलस का क्या हो जाएगा यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो प्रेशर का होता है वही होता है, और डायमेंशन भी बताया था लिख के, ये तुम निकाल भी सकते हो यंग्स मॉडुलस का, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का क्या हो जाता है m l-1 और t-2, ये डायमेंशन होता है। तो चलिए आप लोग के पास 2 मिनट का समय है, ये बताइए कि इसका SI में क्या आंसर आएगा, y का SI में क्या आंसर आएगा, बताओ फटाफट। इसी मेथड से बनाना है, मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट देख के सॉल्व कर दिए, वो तो ऐसे ही बन जाएगा इस मेथड से। बोलिए, नाम देखिए आप लोग का, देख लेते कौन कौन है, सबसे पूछेंगे, अच्छा ठीक है। आदित्य, कौशल, अनुष्का, मिली, देवांश, प्रशांत, कोई बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद प्रीति, ऋषिराज, सावंत, आयुष, पाल, ठीक है, इतने लोग हैं। तो इनमें से जिनको समझ में आ रहा होगा, सभी को आ ही रहा होगा ऑलमोस्ट, तो बताइए क्या आंसर होगा, बोलो आयुष, आयुष या कौन, जो है, क्या होगा इसका वैल्यू SI में, आवाज आ रहा है कि नहीं, बोलो समझ में आ रहा है ना, रिप्लाई कर दो, नहीं समझ में आता है, समझ में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है सर। हाँ तो इसका आंसर बताओ क्या होगा, देखो हम बता दे रहे हैं, ठीक, अच्छा चलो तुम लोग तो कर ही लोगे। तो यहाँ पे हमको N2 चाहिए, तो कैसे लिखना सिखाए हैं, N1 लिख देना, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, M1/M2 लिख दोगे, ठीक, बाई 1 का टर्म मतलब जो निकालना है, 2 का टर्म मतलब जो गिवन है, फिर क्या करोगे, L1/L2 कर दोगे, इसका पावर कितना है, -1 है, देखो डायमेंशन में -1 है तो -1 कर दो, और t का पावर -2 है तो T1/T2 -2 कर दो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे N1 कितना गिवन है, लिख दो 20 इंटू 10⁻11, और M1 कितना है, ग्राम पे है दिया हुआ सब कुछ, डाइन मतलब क्या होता है, डाइन को अगर ब्रेक करोगे तो होगा ग्राम, मतलब न्यूटन का केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, इसका ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, सब कुछ CGS में है, ठीक है। तो ग्राम हो जाएगा, मास यूनिट ग्राम पे है तो ग्राम हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 ग्राम बाई 1 kg, M2 kg में निकालना है, फिर क्या लिखोगे, लेंथ सेंटीमीटर पे है तो 1 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर -2, और टाइम किस पे है, टाइम सेकंड पे है तो 1 सेकंड बाई 1 सेकंड -2, ठीक। तो देखो यहाँ पे ये तो हो जाएगा 20 इंटू 10⁻11, और 1 ग्राम, ग्राम को केजी में कितना होगा, 1 ग्राम इक्वल 1000, मतलब ग्राम ग्राम काटना है तो 1000, 1 kg को 1000 ग्राम, तो 1000 कर देंगे, और सेंटीमीटर वाला कितना, 1 सेंटीमीटर है यहाँ पे तो 100 हो जाएगा, ठीक है, 100 हो जाएगा, अच्छा -1 है ये ना, L -2 कर दी, सॉरी ये -1 है यहाँ पे, ये -1 हो जाएगा,
-1, तो इसको ऊपर भेजेंगे तो 100 बचेगा, ये -1 है, ठीक। और टाइम का छोड़ दो तो 1 1 कट गया, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, देखो ध्यान से स्क्रीन पे देखो, तो ये हो जाएगा कितना 20 इंटू 10⁻11 और ये हो जाएगा इतना इंटू 100, तो यहाँ से तुम्हारा ये टर्म कट गया, यानी कि 10⁻10 बचा, तो आंसर आएगा 20 इंटू 10⁻10, यूनिट क्या आ जाएगा इस बार, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इस तरह निकाल लेंगे विद हेल्प ऑफ डायमेंशन। ये तो हम छोटा छोटा एग्जाम्पल के लिए ऐसा बता रहे हैं, मतलब किसी भी क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तुमको अननोन टाइप का भी दे देंगे तो तुम कैलकुलेट कर पाओगे अगर तुमको डायमेंशन पता है तो। समझ में आ रहा है? तो ठीक है, कुछ यहाँ तक आज डिस्कस कर रहे हैं, कुछ होमवर्क दे देते हैं, उस होमवर्क को जरूर से घर में कीजिएगा। आज का क्लास सब समझ में आ गया होगा, बहुत बेसिक क्लास था, और इसके आगे हम लोग फिर क्वेश्चन डायमेंशन का आगे चैप्टर से पढ़ेंगे, ठीक। इसके आगे सब हम लोग चैप्टर से पढ़ेंगे, सवाल सुबह से बनाएंगे। और क्या बोल रहे थे, अच्छा हाँ, उसका एप्लीकेशन और भी देखेंगे क्या क्या होता है। एप्लीकेशन 1 देखे, पहला देखे कि हम लोग एक यूनिट से दूसरे यूनिट पे चेंज कर सकते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि अननोन यूनिट डिराइव कैसे करते हैं, फिर देखेंगे कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, सारा बात हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसको रिवाइज करना जरूर। तो होमवर्क लिख लो, होमवर्क सभी के लिए कंपलसरी है, सब लोगों को घर में बनाना है जरूर। नहीं पढ़ाई करोगे अगर तो बहुत लॉस है अपना ही, ठीक है, क्योंकि टाइम चला जाएगा और फिर एग्जाम सब अपने टाइम में आ जाएगा। तो इसलिए बहुत अच्छे से अभी समय मिल रहा है, स्कूल नहीं है, बंद है सब, तो घर में ज्यादा मेहनत करो, तुम्हारा जेई का क्या जेई बोलते सॉरी नीट का तैयारी हो जाएगा अच्छे से, ठीक। एक सेकंड रुको, होमवर्क लिख लो, होमवर्क लिख लो। अच्छा, सबके पास पैकेज है क्या स्मार्ट ट्रिप का? एक बार आंसर दे देना। नो सर। Yes, sir. नीट वाला पैकेज है ना? Yes, No. sir. अच्छा, जिनके पास नहीं है तो वो एक बार आज ही क्लास के बाद या शाम में भी सर लोग क्लास ले रहे होंगे, क्लास के बाद 8 बजे 8:30 बजे एक बार सर को बोल देना, जो नंबर पे तुम लोग कोऑर्डिनेट करते हो उसमें बोल देना कि 11th का मेडिकल का पैकेज दे दीजिए, नीट का 11th मेडिकल का पैकेज दे दीजिए, ठीक है। पैकेज का नाम है मैथमेटिकल टूल्स यूनिट डायमेंशन। उस पे तुम्हें वेक्टर का मिलेगा टॉपिक, सब यूनिट डायमेंशन का मिलेगा, और ये पैकेज ही अभी सिर्फ फिलहाल सॉल्व करना है, क्योंकि उसमें बहुत क्वेश्चंस का वेरिएशन है, इजी से लेके टफ तक सवाल मिलेगा, इजी से लेके टफ प्रीवियस ईयर सब मिलेगा, तो हर तरह का प्रॉब्लम प्रैक्टिस हो जाएगा। तो उनको एकदम A to Z पैकेज सॉल्व करना है रेगुलर, जहां भी तुम फंसोगे तुम पूछ सकते हो, और तुम देखना बहुत सारा सवाल तुमसे बन जाएगा। अगर तुम्हारा बेस क्लियर है, तुम क्लास कर रहे हो, तो उस तरह का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं क्लास में, तो बहुत सारा सवाल बन जाएगा। इसको A to Z सॉल्व करना है, तो इसके लिए तुम कांटेक्ट कर लेना अगर तुम्हारे पास नहीं है तो, और जिनके पास है तो बहुत अच्छा बात है, वो लोग वेक्टर पे जाना, वेक्टर पे देखना टॉपिक वाइज दिया हुआ है, टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव सवाल सब, एडिशन का सब्ट्रैक्शन का, एडिशन है दिया हुआ वेक्टर का, फिर तुम्हारा रिजोल्यूशन है, इन सभी को कंप्लीट करके आना है अगले क्लास में। मतलब आना है क्या, ऑनलाइन ही आना है, बट हाँ हम पूछेंगे, चेक तो नहीं कर पाएंगे, पूछेंगे बनाए हैं कि नहीं, तो ये आपका ड्यूटी होना चाहिए कि बना रहे हैं, क्योंकि अपना भलाई के लिए बना रहे हैं, ठीक है। सर एक बार फिर बोलिए ना। बोल रहे हैं वेक्टर का जितना है ना टॉपिक वाइज, हाँ वो सब बना लीजिएगा घर में, सब बना लेना, ठीक। ठीक है सर। और बताना मुझे बनाए हो कि नहीं, क्योंकि देखो हम चेक तो नहीं कर पाएंगे, ऑफलाइन तो तुम नहीं आ पाओगे अभी कि हम चेक करेंगे बैठ के, तुम मुझे बस बता देना कि बनाए हैं सर, और अगर नहीं बना पाए हैं तो डाउट पूछिएगा जरूर ग्रुप में, लेकिन बनाओ, ये आप लोगों को बहुत फायदा होगा इससे, इसको जरूर बनाओ वेक्टर का। इसके अलावा आप यूनिट डायमेंशन का जहां तक पढ़ा है वो भी थोड़ा बहुत देख लेना, 5-6 क्वेश्चन, तो आज ही शुरू कर दो बनाना, आज से पूरा रेगुलर होके पढ़ो, थोड़ा आज से थोड़ा रेगुलर होके, अब जो नहीं पढ़े नहीं पढ़े अब तक, आज से एकदम पढ़िए, मेहनत कीजिए, बहुत बहुत टाइम है तुम्हारे पास पढ़ने का, और 2022 में नीट का एग्जाम दोगे तब तक इतना कुछ पढ़ लो, इतना समय मिल रहा है, ताकि एकदम आराम से एग्जाम निकल जाए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो चलो क्लास हम लोग यहाँ क्लोज करते हैं। पैकेज वगैरह चाहिए तो ग्रुप एक बार कॉल कर लेना, जिस नंबर पे कॉल करते हो स्मार्ट ट्रिप का, उससे बात कर लेना, ठीक है। कोई डाउट है तो बताओ। सर मंडे के टेस्ट में यूनिट एंड डायमेंशन आएगा? मंडे टेस्ट क्या चीज का है? तुम लोग का टेस्ट है क्या? हाँ सर। देखो यूनिट डायमेंशन नहीं आएगा उसमें, ठीक है, ठीक है सर। मतलब वेक्टर तक आएगा, वेक्टर तक, ठीक है सर। वेक्टर आएगा और मैथमेटिकल टूल्स आएगा, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन पढ़ाई हुआ है ना, थोड़ा बहुत यस क्या सर। पढ़ाई होगा, पूरा पूरा ही हुआ, सर पढ़ा दिए थे।
तो यूनिट डायमेंशन और क्या बोलते हैं वेक्टर पूरा देख लेना अच्छे से टेस्ट के लिए, और ऑब्जेक्टिव टेस्ट है तो बढ़िया से देना, ठीक है? किस ठीक है, चलो ओके ओके, ठीक है, इसको हम लोग क्लोज करते हैं।